विवाह शीघ्रता से होगा या देरी से होगा। तो कुछ नियम हैं, सूत्र हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जो शनि है, लगन से समस्थान, ये सूत्र में आपको आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर आपको मैं बाद में इनका पीडीएफ को ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। एक बार सुन लेंगे, अगर लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। लगन से समस्थान यानी कि लगन को छोड़कर समस्थान कौन से हुए? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ और ट्वेल्थ, ये 6 घर हुए। लगन को छोड़कर 6 घर हुए जो सम सम है। यदि उनमें शनि बैठा हो, यदि शनि बैठा हो, लड़के का विवाह शीघ्र होता है। जैसे आपके पास कोई प्रश्न पूछने के लिए आता है और बोलते हुए क्या शादी जल्दी होगी या देरी से होगी, तो उस समय आप देखेंगे लगन से, यानी कि सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ और ट्वेल्थ, इन घरों में यदि शनि है तो लड़के का विवाह शीघ्र होगा। लड़के का विवाह शीघ्र होगा। लड़की के लिए क्या देखना है? प्रश्न लड़की के विषय में हो तो फिर लगन से विषम स्थान, लगन से विषम स्थान 3, 5, 7, 9, 11 है, ये क्या है? विषम स्थान है। यदि इन स्थानों पर शनि बैठे हैं तो लड़की का विवाह शीघ्र होगा। आगे है, अगला जो सूत्र है, लग्नेश और सप्तमेश। लग्नेश और सप्तमेश दोनों का जब संबंध हो तब भी शीघ्र विवाह होता है। कुंडली में, जो प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली में लग्नेश और कार्येश का जब संबंध होगा, लग्नेश और कार्येश का जब संबंध होगा तो किसी भी कार्य की सिद्धि होने में वो सफलता मिलती है। जैसे लगन है, कार्य क्या होता है? व्यक्ति जब किसी भी विषय के बारे में प्रश्न करता है, वो कार्य हुआ। कार्य से उसका जो स्वामी है, जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वो पूछते हैं कि मेरा मकान कब बनेगा, गाड़ी कब मिलेगी। कोई मकान वाहन से संबंधित, कोई जमीन से संबंधित प्रश्न करता है, तो जमीन, वाहन, मकान वो फोर्थ हाउस है, वो कुंडली का चौथा भाव है। जब कुंडली के चौथे भाव के स्वामी और लगन के स्वामी का आपस में संबंध होगा, उस समय चाहे वो एक साथ बैठे हो, आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे की राशि में बैठे हो, तो कार्य में सिद्धि होगी, वो कार्य सिद्ध होगा।
कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरी जॉब लगेगी क्या। अब जॉब क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। तो सिक्स्थ हाउस है वो सर्विस का है। सर्विस आपकी प्राइवेट भी हो सकती है, सर्विस आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो सिक्स्थ हाउस है। जो प्राइवेट सर्विस है वो सेवंथ हाउस से दिखती है। जो गवर्नमेंट सर्विस है वो टेंथ हाउस से दिखती है। जब लगन का संबंध टेंथ हाउस से होगा, छठे घर से होगा, तो कार्य में सिद्धि होगी, जॉब लगेगी। प्रश्न कुंडली का एक सीधा सा नियम है, लग्नेश का संबंध जब कार्य से यानी कि जिस घर से संबंधित प्रश्न किया गया है उस घर का स्वामी का संबंध यदि लगन से हो तो उस कार्य में सिद्धि होती हो, कार्य जल्दी सिद्ध होता है। और द्वितीय स्थान में चंद्रमा बैठे हैं। द्वितीय स्थान में यदि चंद्रमा है और शुक्र की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि कहां से होगी, यदि शुक्र अष्टम स्थान में बैठे होंगे तब भी शीघ्र विवाह के योग होते हैं। नियम बहुत सारे हैं लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे, जो मुख्य मुख्य हैं 6 या 7 नियम हम करते हैं। तो इसमें आपके 4 हो गए, 3 कल लिखवाए हुए 7 नियम हो गए आपके ये। अब विवाह में देरी, विवाह में देरी कैसे हो सकती है। जब सप्तम का स्वामी यानी कि सप्तमेश अष्टम हाउस में बैठा हो या आठवें का स्वामी सप्तम हाउस में बैठा हो, विवाह में देरी के योग होते हैं। और विवाह में अड़चने आती है। सर ये लाइन द्वारा बताना, सेवंथ का लॉर्ड। सेवंथ का लॉर्ड एट्थ हाउस में, हम्म, एट्थ का लॉर्ड सेवंथ हाउस में। तो उसमें क्या होगा, देरी से विवाह के योग होते हैं या फिर विवाह के समय कोई न कोई परेशानी होगी, किसी प्रकार की हो सकती है। व्यधान वो दिखते हैं विवाह में, वो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई दहेज को लेकर विवाद हो सकता है। यदि अष्टम हाउस में राहु बैठा हो, जब प्रश्न कुंडली आप बनाते हैं, यदि अष्टम हाउस में राहु है, मान ले किसी लड़की की कुंडली है, किसी लड़की की कुंडली है, लड़की की कुंडली में प्रश्न कुंडली बात कर रहा हूं मैं, प्रश्न कुंडली में उस समय अष्टम में राहु है, तो ससुराल की तरफ से कोई न कोई झूठी अफवाह आती रहेगी, किसी दहेज को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, या कोई ना कोई कुछ न कुछ अफवाह वहां से आते रहेंगे, भ्रम फैलाएंगे कोई ना कोई, कोई बीच वाला है, कोई जान पहचान वाला है, तो कुछ ना कुछ भ्रम फैलाते हैं। सातवें घर का स्वामी अष्टम स्थान में हो और सात में पाप ग्रह बैठे हो, तो विवाह में देरी के योग होते हैं। सातवें का स्वामी आठवें घर में है, पाप ग्रह साथ में बैठे हुए दृष्टि है, तो विवाह में देरी के योग होते हैं। और नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंगेजमेंट का है, कल बताया आपको।
नाइन्थ हाउस में जब कोई क्रूर ग्रह बैठेगा तो एंगेजमेंट टूट जाती है। आप देखते हैं रिश्ते तय हो जाते हैं, लेकिन एक दो महीने बाद, 10 दिन बाद वो टूट जाते हैं। कोई व्यक्ति जो प्रश्न करने के लिए आता है कि शादी कब होगी, कैसे होगी, और उस समय आप देखते हैं कि नाइन्थ हाउस में शनि, राहु, केतु या मंगल बैठे हैं, इनमें से कोई एक, तो एंगेजमेंट में किसी न किसी विवाद के कारण टूट जाएगा और रिश्ता टूट जाएगा। नाइन्थ हाउस हमारे परंपराओं का रीति रिवाज है, वहां पर राहु है तो विवाह आपका इंटरकास्ट, किसी दूसरे विचार में, दूसरे धर्म में, ऐसे विवाह के योग बन जाते हैं। पांचवें घर का स्वामी जब सेवंथ हाउस में हो, पांचवें घर का स्वामी जब सेवंथ हाउस में हो तो प्रेम विवाह के योग होते हैं। पांचवें का स्वामी सेवंथ हाउस में हो या सेवंथ हाउस का स्वामी पंचम भाव में हो, तो ये प्रेम विवाह के योग होते हैं। और ऐसे बहुत सारे योग हैं। कई बार क्या होता है कि लड़का या लड़की वाले को भाग के शादी कर लेते हैं, वो योग कुंडली में भी होते हैं, वो योग कुंडली में भी होते हैं कि किसी व्यक्ति की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी या वो भाग कर शादी करेंगे, वो उनकी जन्म कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं। फिर लग्नेश और, भाग हाँ के जी, शादी करने वाले कौन से योग होते हैं? जब पंचमेश सप्तमेश, पांचवें घर का स्वामी और सातवें घर का स्वामी ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए, पांचवें घर का स्वामी यदि ट्वेल्थ हाउस में है, पांचवा घर क्या है, अफेयर है, तो ऐसे मतलब कि वो अफेयर में ही प्रेम संबंधों में भागने के योग होते हैं। यदि सातवें घर का स्वामी साथ में जुड़ जाए तो फिर विवाह। पांचवें और सातवें घर का स्वामी जो ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तो ये होता है सातवें और छठे घर का स्वामी, सातवें और छठे घर का स्वामी जब एक साथ हो तो पति पत्नी में वैचारिक मतभेद रहता है, वैचारिक मतभेद होता है। सातवें घर का स्वामी और आठवें घर का स्वामी, सातवें घर का स्वामी और आठवें घर का स्वामी यदि दोनों 12वें घर में चले जाएं, सप्तमेश और अष्टमेश, सेवंथ लॉर्ड एवं एट्थ लॉर्ड यदि ट्वेल्थ हाउस में हो तो ये तलाक योग होता है। छठे और सातवें का स्वामी भी जब एक दूसरे को देखते हो
एक दूसरे की राशि में बैठे हो, तब ये तलाक का योग होता है। ये योग आप उसमें देख सकते हैं, लगन कुंडली में भी। मैंने वो कल बताया, 70% सूत्र लगन कुंडली और प्रश्न कुंडली के सेम होते हैं। 70%। 30% सूत्र हैं जो वो प्रश्न कुंडली के लगन कुंडली से अलग होते हैं। प्रश्न कुंडली आपकी वर्तमान की स्थिति क्या है उसके बारे में बताती है। एक लगन होता है, मुझे ध्यान नहीं, अब दिमाग से निकल गया वो। जैसे चंद्र लगन है, सूर्य लगन है, एक लगन कुंडली है। मेरा ध्यान नहीं, अभी आ जाए ध्यान में। जो आपकी प्रश्न कुंडली है वो बताती है कि आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या चल रहा है आपके साथ। और जो वो लगन है वो बताएगा कि अब तक आपके साथ क्या हुआ। उसका मैं वो निकालते कैसे बता दूंगा आपको, मैं कैसे निकालते हैं। सिंपल है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, वो क्या नाम स्लिप हो गया मेरा। जैसे वो बनाते कैसे हैं लगन। एक घंटे में 60 मिनट होती है और 12 राशियां होती है। अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड करूं तो एक राशि के हिस्से 5 मिनट हुई, 12 पंजे 60। कोई व्यक्ति आपके पास प्रश्न करने के लिए आता है और उस समय आपने देखा कि 10 बजकर 24 मिनट हुए। 10 बजकर 24 मिनट हुए हैं। आप 24 को 5 से डिवाइड करें, 5 चौका 20, ठीक है ना। यानी कि वो 20 को पार कर चुका, 5वीं राशि में चला गया। तो जो 5 चौका 20 यानी कि 4 क्रॉस कर गया वो, 4 राशियां क्रॉस गया। 5 राशि सिंह राशि है, तो सिंह लगन बनेगा। आपको यदि ग्रह याद है वर्तमान में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में चला हुआ है, तो आपको कुंडली बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप कहीं बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं बाहर बैठे हैं और आपके पास कोई सोर्स नहीं है कुंडली बनाने का, तो जिस समय व्यक्ति ने प्रश्न किया आप उस समय घड़ी में टाइम देखिए और उस टाइम के अनुसार लगन बनाइए। जैसे 11 बजकर 32 मिनट हुए हैं, अगर मैं 32 को डिवाइड करूं 5 से, 5 6 31, 6 राशियां बीत चुकी हैं। अब चली कहा है 7वीं राशि में, 7वीं क्या है, तुला। तो उस समय तुला लगन बनाइए आप। तो जो वो लगन बनाएंगे, वो लगन क्या होगा, वो आपकी प्रश्न कुंडली की तरह वो प्रिडिक्शन करेगा। लगन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडो लगन, इंडो लगन, पाका लगन। इंडो लगन क्या होता है, इंडो लगन व्यक्ति के पास कितना धन होगा। बहुत सारे हम देखते हैं कि वो सिंपल रहते हैं, लगता नहीं कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी। हम उसका इंडो लगन बनाकर कुंडली का बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास कितना धन इसके जीवन में होगा, वो इंडो लगन से बता सकते हैं। तो लगन कई प्रकार के, पाका लगन है, चंद्र लगन है, सूर्य लगन है। तो हम बात कर रहे थे
विवाह, विवाह से संबंधित, यानी कि तलाक योग कैसे बनते हैं? जब सातवें और आठवें घर का स्वामी 12th हाउस में बैठ जाए, तलाक योग है। सेवंथ और सिक्स्थ लॉर्ड का जब संबंध बन जाए वो तलाक योग होता है। सेवंथ और सिक्स्थ लॉर्ड जब एक साथ बैठेंगे तो पति और पत्नी में वैचारिक मतभेद रहेगा। पांचवें घर का स्वामी सेवंथ हाउस में तो प्रेम विवाह होगा। पांचवें और सातवें घर का स्वामी यदि 12th हाउस में चला गया तो लड़का या लड़की हो भाग कर शादी करेंगे, प्रेम मतलब की प्रेम विवाह करेंगे भाग कर। 9th हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो एंगेजमेंट में दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, वो हट भी सकती है। लगन लग्नेश सप्तम और सप्तमेश का जब संबंध बनता है तो विवाह के योग होते हैं। और कल करवाया था आपको गुरु और शनि, जब लगन और लग्नेश का संबंध होगा उन पर गुरु या शनि का संबंध होगा तो उस वर्ष शादी के योग बनते हैं। कल वाला क्लियर है सभी को? जी। आज कोई कुछ डाउट बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे क्लास सुनने जरूरी नहीं है और कोई बीच में डाउट पूछ सकते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। ये सूत्र लिखवा रहा आपको पहले में, एक और सूत्र लिखवा रहा हूं अभी। कोई प्रश्न कुंडली आई, कुंडली बात करेंगे कैसे उसको देखते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये सूत्र है, सबसे पहले सूत्र पता हो। अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि हमने बोर लगाना है, कोई नलकूप लगाना है खेत में या कहीं पर, तो हमें पता तो हो कि बोर या नल कहाँ से देखते हैं। कोई बोर है, नल है, कोई ट्यूबवेल है, वो 4th हाउस से देखा जाता है। 4th हाउस क्या है? वो जमीन है, जमीन के नीचे की जो वस्तुएं हैं वो सब 4th हाउस है। ट्रांसफर कब होगी? तो हमें पता हो पहले कि ट्रांसफर के लिए कौन कौन से घर देखे जाते हैं, वो जब एक्टिव होंगे ट्रांसफर होगी। प्रमोशन कब होगी? प्रमोशन के लिए कौन सा घर देखते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें बेसिक चीजें पता हो कौन से घर से क्या देखा जाता है। तो भी हम जो बात करें सूत्रों की बात कर रहे हैं, पहले हमें सूत्र के बारे में मालूम हो कि इस सूत्र से ऐसा योग बनता है और इस योग से ये घटना घट सकती है। तो मैंने आपको सूत्र लिखवाए, तलाक योग, सेवंथ और एट्थ का संबंध 12th हाउस में, सेवंथ और सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध 12th हाउस में या अकेले बैठे हो। पंचमेश सप्तम में प्रेम विवाह, सप्तमेश पंचम में प्रेम विवाह, पंचमेश और सप्तमेश 12th हाउस में प्रेम विवाह, यानी कि समाज के विरुद्ध जाकर। 9th हाउस में राहु है तो अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति से अलग जाकर शादी करवाना। और जल्दी शादी के योग लड़के की कुंडली में यदि सम स्थान पर शनि बैठा है, जिसमें प्रश्न कुंडली बनाई उस समय सम स्थान पर यदि शनि बैठा है तो लड़के की शादी शीघ्र होगी। यदि विषम स्थान पर शनि है तो लड़की की शादी जल्दी होगी। ठीक है जी। कार्यस वो होता है जिसके बारे में प्रश्न किया जाता है, वो कार्यस होता है। कार्यस और लग्नेश का संबंध होना जरूरी है। अब आगे है इसमें, जैसे जल्दी होने का तो सूत्र बता दिया आपने, लेट होने का और बता दो भाई। जैसे
शम विषम वाला है ना, हम्म। मान लो ये शन बता दिया अपने जल्दी होने का, तो ठीक है। लेट कब होती है वो थोड़ा सा। लेट का होता है जब सातवें घर का स्वामी एट्थ हाउस में हो और बुरे ग्रह से पीड़ित हो। एक तो ये होता है, और या फिर शनि का प्रभाव हो। लेकिन उसको नहीं कह सकते हम प्रश्न कुंडली में, क्योंकि हमने सूत्र लिखवाया है, जब लगन या लगन से सप्तम या सप्तमे से गुरु या शनि का संबंध होगा, उस वर्ष विवाह के योग होते हैं। लेकिन देरी से सातवें घर का स्वामी और शुक्र दोनों पीड़ित हो, अष्टम हाउस में हो, अष्टम हाउस में किसी बुरे ग्रह के साथ बैठे हो, या फिर सातवें घर का स्वामी और शुक्र कहीं पर भी राहु केतु और शनि से पीड़ित हो, तब भी हम्म, देरी से विवाह के योग होते हैं। ठीक है जी। जैसे जैसे शनि अगर शम में बैठा है लड़के की उसमें हम्म। कुंडली में, तो जल्दी विवाह के योग बनते हैं ना। बिल्कुल। तो अगर वही वही शनि उसके विषम में बैठा हो। तो लड़की के लिए है। नहीं, लड़की को तो एक साइड रखते हैं हम। मान लो लड़के की कुंडली में जैसे शम में बैठा है, तो मान लो जिगर है। ठीक है भाई, जल्दी योग बनते हैं। ठीक है। अगर लड़के की विषम में बैठा है, तो ऐसा तो नहीं भाई वो लेट होगी उसकी। नहीं नहीं, फिर हम चेक अच्छा करेंगे, गुरु को चेक करेंगे फिर, क्या गुरु अच्छा का संबंध लगन लगने से या सप्तम सप्तमे से बनता है क्या। तो उस साल अच्छा। शादी तो होगी, हम्म लेकिन वैधान से होगी। एक शादी होती है सरलता से, एक होती है लेकिन बीच में अड़चने आती है। ठीक ठीक ठीक। अड़चनों से शादी होगी। ठीक है। और अब इसमें है, कुछ सूत्र है इसके लिए, शादी के लिए, और फिर देख लेंगे। कुछ सूत्र है, कुछ ये भी है। जैसे शुक्र है शादी का कारक है, पुरुष की कुंडली में शुक्र है और स्त्री कुंडली में मंगल है, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। वैदिक में हम किसको मानते हैं, गुरु और शुक्र को। तो मंगल को भी, मंगल क्या है, वो स्त्री की कुंडली में साध्य कारक है और पुरुष की कुंडली में शुक्र है। लेकिन शुक्र दाम्पत्य जीवन का है, वैवाहिक सुख का है, शादी का है। प्रश्न के समय जब केंद्र में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो शादी हो जाएगी। 1 3 11 भाव में चंद्रा बैठा हो तो गुरु की दृष्टि हो, तब भी शादी हो जाएगी। ये मैं लिखा रखे सभी आपको पहले ही। सप्तमेश की युति शनि राहु केतु मंगल से है तो शादी देरी से हो। यदि सेवंथ लॉर्ड का संबंध शनि से, राहु से, केतु से और मंगल से है तो शादी में देरी होगी। आठवें घर का स्वामी, उस पर यदि अशुभ दृष्टि है, अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो पति के मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। शुक्र और सप्तमेश की युति लगन में हो जाए तो शादी हो जाए। वो तो मैंने आपको ये लिखवाया है पहले ही, लग्नेश और सप्तमेश का संबंध, शुक्र और सप्तमेश का संबंध
कहीं पर भी हो जाए, लगन में हो जाए, 7th हाउस में हो जाए, तो शादी के योग हो जाते हैं। लग्नेश और सप्तमेश राशि परिवर्तन में हो, आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, एक दूसरे की राशि में हो, एक साथ बैठे हो, तो शादी के योग हो जाते हैं। अब इसमें क्या लिखे हुए कुछ सूत्र हैं कि शादी का नेचर कैसा होगा। शादी आपकी कैसे होगी, किसी की जान पहचान से होगी, किसी मित्र के द्वारा बताए हुए रिश्ते होंगे, किसी की मदद से होगी। लगन से 7वें भाव में जो राशि है, जो अंक है, उसके अनुसार यदि जिस समय आपने प्रश्न कुंडली बनाई उस समय लग 7th हाउस में मेष राशि है, तो शादी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वृष राशि है, परिवार की मदद से शादी होगी। मिथुन है, बहन भाई या पड़ोसी की मदद से शादी होगी। फोर्थ है, रिलेटिव की मदद से शादी होगी। सिंह है, लव मैरिज होगी लेकिन जान पहचान में शादी होगी। कन्या राशि है, किसी कलीग की मदद से शादी, से हमारे कहीं काम कर रहे हैं, वहां कोई अपना साथ में काम करने वाला है, वो बता दे आगे से कोई भी रिश्ते के बारे में, कोई कोई लड़का लड़की के बारे में। तो अगर 7th हाउस में कन्या राशि है तो किसी कलीग की मदद से शादी होगी। तुला राशि है, लव मैरिज होगी या कोर्ट मैरिज होगी। वृश्चिक है, अनएक्सपेक्टेड शादी, यानी अचानक कुछ शादियां अचानक हो जाती है, एक्सेप्ट की जाती है कि जल्दी इतनी शादी हो जाएगी। धनु राशि है, किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा शादी हो, किसी पंडित के द्वारा, किसी कोई उपदेशक है, कोई मतलब जो धर्म कार्य करता है उसके द्वारा शादी। 10th है, मकर राशि है, अपने सहकर्मी के साथ। सहकर्मी कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है, जहां वो जॉब कर रहा है वहीं पर उसका जो कलीग है उसके साथ शादी। 11th है, किसी दोस्त के साथ, कोई लड़की या लड़का साथ में पढ़ रहा है, कोई वैसे दोस्त बन गए हैं उसके साथ। और मीन राशि है, सीक्रेट होगी शादी, सीक्रेट होगी, किसी को पता नहीं कि शादी हो चुकी है। तो ये कुछ नियम है, आगे भी है। ये क्या है, सिर्फ एक आप व्यक्ति का जन्म कौन से महीने में हुआ है उससे बता सकते हैं। जनवरी या अक्टूबर में जन्म है तो अरेंज मैरिज होगी। किसी व्यक्ति का जन्म जनवरी या अक्टूबर में है तो अरेंज मैरिज होगी। फरवरी या नवंबर में है, अचानक शादी हो जाएगी। मार्च या दिसंबर में है, जान पहचान या रिश्तेदारों के द्वारा शादी हो जाएगी। अप्रैल में है, अरेंज मैरिज होगी। मई में है, अरेंज मैरिज होगी। जून या जुलाई में है, लव मैरिज होगी लेकिन जान पहचान वाला के द्वारा होगी। अगस्त में है, शादी के बाद दिक्कतें होंगी। सितंबर में है, जिसको पहले रिजेक्ट किया उसी से शादी होगी। ये कई बार होता है, हम किसी को पहले करते हैं रिजेक्ट, फिर दोबारा उसी से शादी करनी पड़ती है। देखने जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बात चलती रहती है,
दोबारा फिर 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा उसी से रिश्ता हो जाता है। ये जो सूत्र लिखवाए हैं, इनको आप टेस्ट करके देखो, यूज करके देखो, काम करते हैं, फिर आपने बताना है कितना ये, कहाँ तक आपने इसको यूज किया, कहाँ तक काम करते हैं। स्पाउज कैसा होगा आपका? लड़का है तो पत्नी कैसी होगी, लड़की है तो पति कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। यदि लड़के की कुंडली है और उसका जन्म जनवरी या अक्टूबर में हुआ है, तो उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की होगी। फरवरी या नवंबर में जन्म हुआ है, चंचल स्वभाव की होगी। मार्च या दिसंबर में वो रफ नेचर, मतलब कि उसको ना वो अच्छी है, उसको रफ है बिल्कुल। अप्रैल गुस्से वाला स्वभाव होगा। मई में है गुड लुकिंग। जून अच्छे घर से होगी। जुलाई अच्छा प्यार करने वाली होगी या होगा। अगस्त अच्छा व्यक्ति होगा। सितंबर डोमिनेटिव पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी होगी। और कराओ क्या गई? हाँ जी, हाँ जी। लास्ट कहते हैं आपको ये, किसी स्त्री की कुंडली में देखेंगे पति कैसा होगा। अब ये थोड़ा अटपट ही चीजें हैं। ये आपने टेस्ट करके देखनी है, क्योंकि अब किसी कुंडली देखकर ये कहें कि आपके हस्बैंड या वाइफ का कहीं अफेयर है, वो अच्छी बात नहीं लगती। लेकिन सूत्र है, और सूत्र कोई ये अपने आप से कुछ बनाए होते हैं, कुछ किताबों से लिए होते हैं, जो टेक्स्ट बुक है, जो पुरानी किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक है उनमें भी है, टेक्स्ट बुक में भी है। चौथे हाउस और सातवें हाउस में यदि दोनों में खराब ग्रह बैठे हों, पति का फेर बाहर होगा। स्त्री कुंडली में देख सकते हैं। मंगल और शुक्र यदि सातवें भाव में बैठे हो या सातवें भाव को देख रहे हो, तो फीमेल का लव अफेयर या लव मैरिज होती है। ठीक है जी। तो वो लड़का या लड़की, उनकी राशि और नक्षत्र वो बताते हैं कि राशि क्या, नक्षत्र क्या है। और वो पूछते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और जो वंश है, वंश बढ़ाने के लिए क्या ये लड़की है, कोई संतान योग है, कोई बंध्या नहीं है, तो वो चीज मेन होती है। अब उसका देखो, वो भी चीज जरूरी है, स्वभाव जरूरी है, चरित्र भी जरूरी है। चरित्र कैसा है, लेकिन उसके लिए फिर हमें चरित्र को देखना पड़ेगा, चरित्र के वो कुछ नियम बताए आपको भी। तो ज्यादातर कुंडली मिलान में ये चीजें देखी जाती हैं: वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, वैचारिक मतभेद तो नहीं रहेंगे, और संतान योग कैसा रहेगा। ये चीजें देखनी चाहिए। और कुंडली मिलान में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि 28 या 29 गुण मिल जाते हैं,
22-23 गुण मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं चलती। तो उसके लिए ग्रह उत्तरदायी होते हैं। तो केवल हम कुंडली मिलान के जो वो अंकों पर आधारित नहीं हो सकती, उसके लिए हमें नवमास कुंडली को भी देखना पड़ेगा। नवमास कुंडली बताती है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नवमास कुंडली में तलाक योग, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान योग है, वो बताएगी। नाइन्थ जो नवमास कुंडली है वो केवल विवाह के लिए नहीं है, वो हमारा भाग्य भी है। तो जब हम प्रश्न कुंडली में 7th हाउस की बात कर रहे हैं, मैं आपको केवल 7th हाउस तक नहीं छोड़ूंगा। बस 7th हाउस तक हमने देखा कि शादी हुई नहीं होगी, योग है नहीं है, तलाक, यहां तक नहीं। हम प्रश्न कुंडली में भी 7th हाउस के साथ साथ नवमास को भी चेक करेंगे। और जब तक आप नवमास कुंडली को चेक नहीं करते, तब तक हम शादी विवाह के बारे में पूरी तरह उसको कंसल्टेशन नहीं दे सकते। क्योंकि विवाह के बारे में, सप्तम हाउस के बारे में, सप्तमास के बारे में, सप्तम हाउस है उसके बारे में, विवाह के बारे में 9 जो नवमास है, नवमास कुंडली आपको सही तरह से सूक्ष्म लेवल पर उसका वर्णन कर सकती है। अब क्या होता है कि पहले जो हमारे पुराने जो पंडित जी थे, वो बता देते थे कि शादी के बाद इसका भाग्य उदय होगा, प्रथम संतान होने के बाद भाग्य में वृद्धि होगी। बताते थे ना? वो कैसे बताते थे? प्रथम संतान होने के बाद भाग्य में वृद्धि होगी, वो कैसे बताते थे? कुंडली में या प्रश्न कुंडली में? क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली है, प्रश्न कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं उसकी। कुछ क्वेश्चनों के लिए वो देखनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चनों के लिए। ठीक है। जब पंचम हाउस का स्वामी 9th हाउस में बैठ जाए, जब 5th लॉर्ड 9th हाउस में बैठेगा, तो व्यक्ति का जो प्रथम संतान होगी उसके बाद भाग्य में वृद्धि होगी। 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठेगा तो शादी के बाद भाग्य में वृद्धि होगी। और क्या होता था, पूछते थे कि जो हमें हमारा बिजनेस है, कोई शॉप है, वो किसके नाम से शुरू करें? अब बोलते कि पत्नी के नाम से शुरू करो। कैसे पता करें कि पत्नी के नाम से शुरू करें अच्छा रहेगा? तो 10th हाउस है वो आपका कर्म स्थान है। जब 7वें घर का स्वामी 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है, तो आप पत्नी के नाम से अपना काम शुरू कर सकते हैं। 7th लॉर्ड 10th हाउस में पत्नी के नाम से कार्य शुरू कर सकते हैं। यदि 5th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो अपनी संतान के नाम से अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 9th लॉर्ड यदि 10th हाउस में है, पिताजी के नाम से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो बिजनेस में सफलता मिलेगी। 4th लॉर्ड 10th हाउस में है,
माता जी के नाम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में है तो अपने छोटे भाई बहन के नाम से। 11th लॉर्ड 10th हाउस में है, बड़े भाई या बहन के नाम से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या कुंडली में शनि और शुक्र एक साथ बैठे तब भी आप पत्नी के नाम से अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तो जो 7th हाउस है, 7th हाउस का सूक्ष्म जो वर्णन है वो नववांश कुंडली बताती है। नववांश कुंडली हमें बताएगी कि शादी इनकी कहाँ तक चलेगी, शादी के बाद कैसे संबंध रहेंगे, विवाह में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई वैचारिक मतभेद रहेगा क्या, कोई तलाक योग है क्या। कई बार देखने में आया है कि जब कुंडली मिलान करते हैं 23, 24, 25, 26, 28 ऐसे गुण मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं चलती। कुछों के 19 या 20 गुण मिलते हैं, शादी अच्छी चलती है। तो वो नवमास कुंडली आपको बताएगी कौन सी शादी ठीक चलेगी, क्योंकि ग्रहों का बड़ा महत्व है। मैं ये नहीं कहता कि भाई जो अंक कुंडली मिला करते हो गलत है, भाई वो अंक मायने रखते हैं, अंक वो भी रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव होता है कुंडली में। जब हम मिलान करते हैं 3-4 चीजें मुख्य होती है। हम 7th हाउस की बात कर रहे हैं, अभी शादी की बात कर रहे हैं। बकुट दोष, बकुट दोष पहले मैंने लिखवाया था, आपको ध्यान हो। बकुट दोष, उसमें द्वितीय द्वादवांश योग, नवपंचम योग और षष्ठाष्ट योग, वो कैसे देखते हैं, ये करने के बाद फिर हम क्लास को बाइंड करेंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे जिस लड़का या लड़की की जो शादी हो रही है उन दोनों की जो जन्म राशि है, जन्म राशि है, डेट ऑफ बर्थ सही है तो जन्म राशि होगी, यदि डेट ऑफ बर्थ सही है तो नाम राशि से चेक कर सकते हैं। जन्म राशि यदि एक दूसरे की राशि से 6 या 8 का डिफरेंस है तो षष्ठाश योग। जैसे मान लीजिए लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि वृश्चिक है, लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि वृश्चिक है, तो मेष से वृश्चिक 8 हो गई, मतलब वृश्चिक से वापस गिनेंगे मेष तक तो 6 का डिफरेंस हो गया। इसको बोलते हैं षष्ठाश योग। कुंडली में छठा घर क्या होता है, कोर्ट केस, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद। 8वां घर क्या होता है, परेशानियां, बीमारियां, अचानक घटनाएं। जब लड़के या लड़की की राशि के बीच 6-8 का डिफरेंस होगा तो षष्ठाश योग होगा। उससे शादी के बाद लड़ाई झगड़े होंगे, कोर्ट केस होंगे, बीमारियां होंगी, अचानक घटनाएं घटेंगी, दुर्घटनाएं घटेंगी। जो हम कुंडली मिलान में देखते हैं भकुट दोष, उसकी बात कर रहा हूं। द्वितीय द्वादवांश वो क्या होता है, किसी की राशि कुंभ है, लड़के की राशि कुंभ है और लड़की की राशि मीन है, तो क्या हो, द्वितीय द्वादवांश योग बन गया। एक दूसरे का यानी कि 12वां और दूसरा वो योग बन गया। द्वितीय भाव होता है धन का, द्वादश भाव होता है खर्चे का। कई बार हम देखते हैं कि कोई लड़की की शादी होती है, कोई लड़की किसी के घर बहू बनकर जाती है, तो उसके आने के बाद बहुत खर्चे शुरू हो जाते हैं, बीमारियों पर, झगड़ों पर। तो कहते हैं जब से आई है झगड़े, लड़ाई झगड़े चले हुए, बीमारियां हैं, खर्चे बढ़े हुए हैं, तो वो तब होता है जब
लड़के लड़की कुंडली में द्वितीय द्वादमांश का योग बनता है। फिर आगे इसी में लास्ट है नवपंचम योग। जब लड़के और लड़की की कुंडली में नवपंचम का डिफरेंस होगा तो उससे क्या होता है, संतान होने में दिक्कतें होती है, संतान कंसीव होने में समस्या होती है। ये बकुट दोष। फिर उसमें तारा भी देखते हैं, कौन सी योनि है, गज की है, शेर की है, असव की है, बिल्लाव की है, सर्प की है। फिर गण चेक करते हैं, राक्षस गण है, देवगण है, मानव गण है, वो भी चेक किया तो उसके अंदर वश्य है। तो बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से एक नाड़ी दोष होता है, आदि अंत्य और मध्य नाड़ी मुख्य होती है। उसमें से नाड़ी दोष और बकुट दोष, वो चेक करना चाहिए। उसके चेक करने के बाद फिर नवमास कुंडली को चेक करना चाहिए। और सबसे पहले कुंडली में चेक करें क्या उस लड़के लड़की, हमारे पास किसी लड़के की कुंडली आती है और लड़के के माता पिता पूछते हैं कि ये लड़की है, इससे हमारे लड़के की शादी हम करने जा रहे हैं, उसको चेक करें। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि क्या लड़की की कुंडली में कोई तलाक योग है, कोई बीमारी का योग है, संतान का कैसा योग है, विवाह के बाद इनका जो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो उसको फोकस करना होता है। वो लगन कुंडली से देखें, फिर उसके बाद नवमास कुंडली से देखें। नवमास कुंडली आपको उसका क्लियर कर देती है क्या सही है क्या गलत है। अब चरित्र कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, तो ज्यादा उसमें क्योंकि हर चीज को देखते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है शादी करना। लेकिन ये देख सकते हैं क्या लड़के के साथ लड़की की बनेगी या नहीं बनेगी। और एक और बताता हूं आपको बात में आज, कोई भी कुंडली ना खराब होती है ना अच्छी होती है, कोई भी ग्रह ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। हम ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। दो एग्जाम्पल देता हूं आपको आज। मान ली किसी कुंडली में 8वें घर का स्वामी 7th हाउस में बैठा है, या 7th लॉर्ड 8वें घर में बैठा है, तो इसका मतलब क्या, शादी के बाद तलाक के योग है, लड़ाई झगड़े होंगे, तलाक के योग है। जब 7th लॉर्ड 8th हाउस में कोई साथ में क्रूर ग्रह बैठा हुआ दृष्टि है तो तलाक के योग है, झगड़े होंगे। लेकिन 8th हाउस डॉक्टर, जो सर्जन होते हैं, इंजीनियर, रिसर्च, इंश्योरेंस, कोयला खान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज, एस्ट्रोलॉजर, ये क्या है 8th हाउस है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हो और उस स्त्री की उस लड़की की शादी, उस लड़की की शादी किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी डॉक्टर से, किसी इंजीनियर से, किसी इंश्योरेंस का काम करने वाले से, किसी रिसर्च करने से, किसी गैस एजेंसी वाले से, किसी पेट्रोल पंप के मालिक से हो जाए तो तलाक नहीं होगा। यदि 7th लॉर्ड का स्वामी 6th हाउस में बैठ जाए, विवाह के बाद मतभेद होंगे, झगड़े होंगे, विवाह टूट भी सकता है। अगर ऐसी लड़की की शादी किसी वकील के साथ हो जाए, किसी डॉक्टर के साथ हो जाए,
किसी सर्वेंट को सर्विस करने के साथ हो जाए तो शादी नहीं टूटेगी। ये क्या है? ये ग्रहों को अलाइन करना, जैसा ग्रह चाहते हैं उसी के अनुसार कार्य करना, तो ग्रह हमें अच्छा फल देते हैं। सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, या 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में चला जाए, तो 12th हाउस है वो क्या होता है? 12th हाउस व्यय होता है, खर्चा होता है। जब 7वें घर का स्वामी 12th हाउस में चला जाएगा तो सीधा सीधा अर्थ है कि आपके रिश्तों में व्यय होगा, खर्चा होगा, रिश्ते टूट जाएंगे, शादी टूट जाएगी। तो 12th हाउस क्या है? विदेश है। 12th हाउस क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। 12th हाउस क्या है? आश्रम है। 12th हाउस क्या? हॉस्पिटल है, मेडिटेशन है। 12th हाउस से संबंधित यदि वो व्यक्ति कार्य करता है, उसका हस्बैंड, उससे शादी हो जाए, शादी नहीं टूटेगी। तो ये ग्रहों को अलाइन कर, ग्रह हमें चाहता है कि हम घर से दूर रहें। ये तो दशा है, जैसे शुक्र की 20 साल की दशा है, तो ग्रह चाहते हैं कि 20 साल आप घर से दूर रहें। यदि आप घर से दूर रहकर कार्य करते हैं तो आपको उस दशा में अपार सफलता मिलेगी। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस 4th हाउस का 12वां हाउस है, यानी घर से दूर का है। यदि व्यक्ति घर से दूर नहीं जा सकता, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति घर से दूर चला जाए, नहीं जा सकता, तो फिर थर्ड हाउस में क्या है? थर्ड हाउस मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, कमीशन, एजेंट, एजेंसी, ये सब थर्ड हाउस है। प्रिंट मीडिया, तो ऑनलाइन जितने भी कार्य ऑनलाइन है वो सब थर्ड हाउस है। आप उनसे संबंधित कार्य करें उस ग्रह की दशा में, तो ग्रह आपको अच्छा फल देके जाएगा। ग्रह कहता है कि आप इस घर से संबंधित काम करें, लेकिन आप कहीं और लगे हुए हैं, फिर कहेंगे कि हमारा राजयोग था कुंडली में और राजयोग में कोई फल ही नहीं मिले। और राजयोग के फल तभी मिलेंगे जब आप ग्रहों के अनुसार कार्य करेंगे। और राजयोग का अर्थ ये नहीं कि आप पढ़े, आप घर बैठे हो आराम से और आपके बैठे बैठे वो खाने को आराम से आ रहा है। शेर को भी सुबह उठकर जंगल में दौड़ना पड़ता है खाने के लिए, जंगल का राजा भी दौड़ना पड़ता है। राजयोग कारक का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो समय आपके लिए अच्छा है, यदि आप प्रयास करते हैं तो उस प्रयास के बदले में आपको सफलता मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम मेहनत करते रहते हैं, हमको सफलता मिलती नहीं, वो क्या, वो आपका समय अच्छा नहीं है, उस समय अगर आपके ठीक नहीं। ठीक है जी। तो ग्रहों को अलाइन करना कैसे है? किस ग्रह की दशा में कौन सा कार्य करना चाहिए? जब हम कर्म स्थान पर बात करेंगे, जब हम जॉब पे बात करेंगे, जब हम ट्रांसफर पर बात करेंगे, प्रमोशन पर बात करेंगे, प्रमोशन कब होगी, ट्रांसफर कब होगी, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सी दशा में क्या करना चाहिए, और किस घर को हमने यूज करना चाहिए, तो उसमें हम बात करेंगे ये। नींद आ रही है क्या? आनंद जी नींद आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही जी। बोर तो नहीं हुए? नहीं, बोर भी नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं।